हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा यूट्यूब चैनल दीपाई स्क्वायर में आज आप लोगों के साथ में अप्रैल मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग बैंकिंग के एस्पायरेंट्स हैं, अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर खुद से देने हैं, ठीक है। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोगों को आंसर दे देना है। आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, लेकिन आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। जब तक आप लोग आंसर नहीं देंगे आप लोगों को चीज़ें याद नहीं होंगी, आप लोगों को लगेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखकर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को आंसर देना है। आप लोग थोड़ा सा एक्टिव मोड में आइए, आराम से इसको ऐसे देखकर मत, नॉर्मल वीडियो के तरीके से ऐसे देखकर मत चले जाइए। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस वीडियो में हम लोगों ने जो जीडीपी प्रेडिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं, एक या दो ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, और उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जो भी हमारी कंपनियां हैं जो जीडीपी प्रेडिक्शन वगैरह करती हैं, इन्होंने एक हफ्ते के अंदर 2-2, 3-3 बार अपनी जीडीपी प्रेडिक्शन में चेंजेस किए हैं। और अभी कोई एग्जाम भी नहीं लगा है तो इतना सारा कुछ हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा कोई एग्जाम लगेगा तो उस टाइम पर आप लोगों को जीडीपी प्रेडिक्शन से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। तीसरी बात ये कि अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारा फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्प्ले में नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी शो हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं से कनेक्ट होकर इनकी पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर हम लोग जो है अप्रैल मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। वहां पर हम लोग जो है अप्रैल मंथ से रिलेटेड टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को, जैसे मैंने बताया, आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर खुद से देने की कोशिश करनी है। चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी विच पार्टनर्ड विद भारत पे टू लॉन्च कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर फॉर द शॉपकीपर्स। उस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए जिसने दुकानदारों के लिए कोविड-19 सुरक्षा बीमा कवर शुरू करने के लिए भारत पे के साथ में साझेदारी की है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इसका आंसर हो जाएगा। और ये पॉलिसी जो है 18 से 65 साल के लोगों के लिए है। 18 से 65 साल के लोगों के लिए ये पॉलिसी है। 199 रुपये के स्टार्टिंग प्रीमियम के साथ में इसमें जो है 199 रुपये के स्टार्टिंग प्रीमियम के साथ में 25,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर जो है इस पॉलिसी के तहत दिया जाएगा, ठीक है। 199 रुपये के स्टार्टिंग प्रीमियम के साथ में 25,000 रुपये का जो है इसमें इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है भारत पे की, तो भारत पे का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में हो जाएगा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। और अगर हम लोग बात करें भारत पे की, तो भारत पे का हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन वाज ग्रांटेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू आवास फाइनेंसरीज टू इम्प्रूव वुमेन्स एक्सेस टू हाउसिंग इन इंडिया। एशियाई विकास बैंक द्वारा आवास फाइनेंसरों को भारत में आवास तक महिलाओं की पहुंच में सुधार के लिए कितना ऋण दिया गया, इसका हिंदी में मतलब होगा। और इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा 60 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई 60 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा आवास फाइनेंसरीज को 60 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है। और इसका उद्देश्य जो है लोअर इनकम ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको घर खरीदने में मदद करना है। जो भी महिलाएं जो लोअर इनकम ग्रुप के अंतर्गत आती हैं उनको घर खरीदने में, इसमें इसका उद्देश्य है कि उनको घर खरीदने में इसकी मदद की जाए इससे। और अगर हम लोग आवास फाइनेंसरीज की बात करें, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाए, इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जयपुर राजस्थान। इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मंडलुयांग फिलीपींस। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मंडलुयांग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और यहाँ पर फिलीपींस की बात हुई है तो कैपिटल और करेंसी, कैपिटल और करेंसी ये है, आप लोगों को कमेंट करके बताना। हर क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को कैपिटल करेंसी, सीएम गवर्नर, नेशनल पार्क, पावर प्लांट, थर्मल, स्टैटिक के जो भी क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ में तैयार करते हुए चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। व्हिच इंश्योरेंस कंपनी सोल्ड इट्स एंटायर स्टेक इन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस टू नेपियन अपॉर्चुनिटीज एलएलपी एंड डब्ल्यूपी हनी व्हीट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड।
किस बीमा कंपनी ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में अपनी पूरी हिस्सेदारी नेपियन अपॉर्चुनिटीज एलएलपी और डब्ल्यूपी हनी वेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेच दी है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका फिलहाल जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल। इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल का 26% स्टेक जो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में था। फिर से सुनिए आप लोग, इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल का 26% स्टेक जो था वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में था, जिसको उसने जो है अब बेच दिया है। और किसको किसको बेचा है? तो उसने जो है नेपियन अपॉर्चुनिटीज एलएलपी और डब्ल्यूपी हनी वेट इन्वेस्टमेंट में अपनी 26% हिस्सेदारी है जो ये बेच दी गई है। यहाँ पर ये भी जान लेना जरूरी है कि नेपियन अपॉर्चुनिटीज एलएलपी में कितनी हिस्सेदारी बेची है, तो इसमें जो है 16.01% हिस्सेदारी बेची है और डब्ल्यूपी हनी वेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी बेच दी। टोटल 26% हिस्सेदारी उसकी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में थी, जिसमें से उसने 16.01% नेपियन अपॉर्चुनिटीज एलएलपी में बेच दिया और 9.99% जो हिस्सेदारी थी वो डब्ल्यूपी हनी वेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में बेच दिया। और यहाँ पर बात हुई है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की भी बात हुई है यहाँ पर। तो ये एसबीआई और इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर है, एसबीआई और इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का, ठीक है ना। ये एसबीआई और इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का ये जॉइंट वेंचर है और इसकी स्थापना जो है ये 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम लोग बात करें इसके हेडक्वार्टर की, किसके हेडक्वार्टर की? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और चेयरमैन की बात करें हम लोग, किसके चेयरमैन की? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो रजनीश कुमार जी जो हैं ये इसके चेयरमैन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड ए 5.45% स्टेक इन इंडियन एयरलाइंस स्पाइस जेट? किस कंपनी ने भारतीय एयरलाइंस स्पाइस जेट में 5.45% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? इसका हिंदी में मतलब होगा और ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतनी देर में आप लोगों को आंसर दे देना होता है। आप लोग आंसर चाहे सही दीजिए चाहे गलत, ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग एटलीस्ट आंसर देने की कोशिश किया करिए। गलत ही आंसर दीजिए लेकिन आंसर जरूर दीजिए। आप लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, जिस तरीके से भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग इसको बोल दिया कीजिए। जैसे भी क्वेश्चन में पढ़ूँ आंसर आप लोगों को बोलना है। ऑप्शंस जैसे ही आप लोगों के सामने दिखें, कुछ भी आंसर हो उसका गलत सही आप लोग मुँह से बोलिए उसको, तब जाके चीज़ें आसानी से याद रहेंगी और एग्जाम टाइम में जो है वो जब ऑप्शन आसपास में रहेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिलहाल इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी। और एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी ने स्पाइस जेट में 5.45%, ये डाटा याद रखना, 5.45% का स्टेक जो है ये खरीद लिया है। अगर हम लोग बात करें तो लगभग 3.34 करोड़ शेयर, कितना? लगभग 3.4 करोड़ शेयर जो है इसने खरीद लिया है। और एचडीएफसी ट्रस्टी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, एचडीएफसी ट्रस्टी के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही है। और अगर हम लोग बात करें स्पाइस जेट के हेडक्वार्टर की, स्पाइस जेट की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में हरियाणा में हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 हैज एक्सटेंडेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी? विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 को कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? ये पूछा गया है इसमें कि जो विदेश व्यापार नीति है हमारी, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 से 20 वाली, उसको कितने टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कोविड-19 की वजह से करंट ट्रेड पॉलिसी को 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया है। करंट ट्रेड पॉलिसी जो है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक वैलिड थी। 31 मार्च 2020 तक ये वैलिड थी, लेकिन अब इसको 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 1 साल तक के बढ़ाने के बाद में अब ये जो है ये मार्च 2021 तक के लिए ये वैलिड हो गई है। और अगर हम लोग बात करें डीजीएफटी की, तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि डीजीएफटी जो है ये, डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो डीजीएफटी जो है हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत हमारा आता है। और अगर हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, इसके मिनिस्टर कौन है? तो पीयूष गोयल, इसका आंसर होगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी जो है वो
ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, और इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। व्हाट इज द रिवाइज्ड पीपीएफ इंटरेस्ट रेट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21? वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही के लिए संशोधित पीपीएफ ब्याज दर क्या है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 7.1%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये 7.1% इसका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए उसके फर्स्ट क्वार्टर के लिए सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर जो है इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट रेट जो है 1% कम करके 7.1% कर दिया गया है। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इस पे इंटरेस्ट रेट जो है 1% कम करके 7.1 कर दिया गया है। इसका मतलब कि इसके पहले इसमें इंटरेस्ट रेट जो है 8.1% का था, 8.1% से कम करके 7.1% तक इसको कर दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें पीपीएफ इंटरेस्ट रेट की, तो पीपीएफ पर इतना कम इंटरेस्ट रेट 1977 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि पीपीएफ पर इस पे इतना कम इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। 1977 के बाद में अब जाकर 2020 में ऐसा हुआ है कि जब पीपीएफ पर इतना कम इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। पिछले 43 सालों में पीपीएफ पर यह जो है सबसे कम इंटरेस्ट रेट है। और इसके साथ साथ में उसने जो है अगर सेविंग स्कीम्स पर जो है सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट को कम कर दिया है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से इंटरेस्ट कम हुए हैं, और कौन कौन से, और यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की बात हुई, फर्स्ट क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट रेट कम किया गया। तो फर्स्ट क्वार्टर जो है अप्रैल से जून तक चलेगा ये, और इसके लिए जो है इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग बात करें 5 ईयर आरडी की, अगर हम लोग आरडी की बात करें 5 ईयर 5 साल के लिए जो आरडी होती थी, तो इसमें इंटरेस्ट रेट पहले 7.2% था, लेकिन अब इसको कम करके 5.8% कर दिया गया है। ये वैल्यू, ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 5 ईयर एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो 5 ईयर एनएससी के लिए जो है इंटरेस्ट रेट है ये पहले 7.9% था, अब इसको कम करके जो है 6.8% कर दिया गया है, इसको 6.8% कर दिया गया। केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र, केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र, और इस पे जो है इंटरेस्ट रेट पहले 7.6% था, कम करके जो है ये 6.9% कर दिया गया, 6.9% कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इस पे पहले इंटरेस्ट रेट जो है 8.4% का था, अब इसको कम करके जो है 7.6% कर दिया गया है। कितना? 7.6% ये कम करके दिया है, और पहले इसमें जो था इंटरेस्ट रेट 8.4% का था। तो ये आरडी, एनएससी और केवीपी ये जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोगों को बता दिया गया ये पहले कितना इंटरेस्ट रेट था और ये कम करके कितना इंटरेस्ट रेट किया गया है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। तो आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। कई बार क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करना होता है तो वो लोग पूछ लेते हैं कि पहले कितना इंटरेस्ट रेट था, या फिर ये पूछ लेते हैं कि कितना कम किया गया। तो इस दोनों का डिफरेंस जो होगा इतना ही कम किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इंक्रीज्ड WMA लिमिट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21? WMA यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही के लिए WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट क्या है, इसमें ये पूछा गया है, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। आप लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर जो भी वो देने की कोशिश करिए। तब तक हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है WMA। WMA होता क्या है, तब तक हम लोग थोड़ा सा इसको जानते हैं। तो RBI जो होती है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को टेम्प्रेरी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। RBI स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को टेम्प्रेरी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और इसी फैसिलिटी को जो है हम लोग वेज एंड मीन्स एडवांसेस के नाम से जानते हैं। इसी फैसिलिटी को जो है हम लोग वेज एंड मीन्स एडवांसेस यानी कि WMA के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यह फैसिलिटी जो है 1997 ये फैसिलिटी जो है 1997 में स्टार्ट की गई। 1997 में ये फैसिलिटी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, और इस फैसिलिटी के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को 90 दिनों के लिए RBI लोन देता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है RBI से इस फैसिलिटी के अंदर 90 डेज़ के लिए, 90 दिनों के लिए लोन ले सकते हैं, ठीक है। और इस लोन पर जो है करंट रेपो रेट के बराबर इंटरेस्ट भी उनको देना होगा। वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंतर्गत अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट RBI से लोन लेते हैं, और वो लोन कितने दिन के लिए ले सकते हैं? 90 दिनों के लिए। तो उस पर जो है उनको करंट रेपो रेट के बराबर इंटरेस्ट भी देना होगा। तो करंट रेपो रेट क्या है ये आप लोग कमेंट करके फटाफट बता दीजिए, और आगे थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। अगर वो लोग 90 दिन के भीतर लोन पूरा नहीं कर पाते हैं, 90 दिन से ज़्यादा टाइम उनको लगता है लोन देने में, तो
जो ये लोन होगा जो है ये ओवरड्राफ्ट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अगर 90 दिन से ज़्यादा उनको टाइम लगता है लोन देने में, तो इस लोन को ओवरड्राफ्ट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और इस पर यानी किस पर, ओवरड्राफ्ट पर करंट रेपो रेट से 2% ज़्यादा, करंट रेपो रेट से 2% ज़्यादा का जो है उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कुल मिला के मोटा मोटा अगर हम लोग समझना चाहें इसको, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है ये एक फैसिलिटी है जो आरबीआई द्वारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराई जाती है, जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से 90 दिनों के लिए 90 डेज के लिए 90 दिनों के लिए रेपो रेट के बराबर इंटरेस्ट के साथ में लोन ले सकते हैं। और अगर ये टाइम 90 दिन वाला एक्सीड होता है, 90 दिन के अंतर्गत अगर वो लोग जो है 90 दिन के अंदर लोन अपना नहीं दे पाते हैं, तो फिर इस लोन को जो है ओवरड्राफ्ट मान लिया जाएगा, ओवरड्राफ्ट की तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा। फिर इस ओवरड्राफ्ट पर जो है करंट रेपो रेट से 2% ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट जो है वो सरकार को, आरबीआई को देना पड़ेगा। और यहाँ पर बात हुई है WM में, तो हम लोग जान लेते हैं कि WM में कितने प्रकार के होते हैं। वेज एंड मीन एडवांसेस ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पेशल WM में, ठीक ना, पहला होता है स्पेशल WM में, और दूसरा होता है नॉर्मल WM में, दूसरा होता है नॉर्मल WM में, नॉर्मल WM में। स्पेशल WM में इसको जो है हम लोग SDF के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग SDF यानी कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी यानी कि इसको हम लोग SDF के नाम से भी जानते हैं। अब इसके डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कि स्पेशल WM में क्या होता है और नॉर्मल WM में क्या होता है, फिर नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर हम लोग इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ने लगे, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसका जो हो जाएगा मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोगों को वेज एंड मीन्स एडवांसेस से रिलेटेड दे दिया गया है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा आप लोगों ने, उम्मीद कर रहा हूँ कि बता दिया होगा, कमेंट करके बताया होगा, नहीं तो जैसे भी आप लोग सुन रहे हैं आप लोगों ने बोला होगा कुछ ना कुछ। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.0, 2 लाख करोड़ रुपए। कितना? 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर कर दिया गया है। और अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आरबीआई ने WM लिमिट को 75,000 से बढ़ाकर, पहले WM की लिमिट जो थी अप्रैल से पहले, अप्रैल फर्स्ट वीक से पहले WM की लिमिट जो थी ये 75,000 रुपये थी, इसको बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ किया गया है। इसको बढ़ाकर अप्रैल फर्स्ट वीक में 1.2 लाख करोड़ कर दिया गया। उसके बाद फिर से अप्रैल सेकंड वीक में 15 अप्रैल को इसको बढ़ाकर 2.0 यानी कि 2 लाख करोड़ कर दिया गया। ध्यान रखना चीज़ें सिस्टमेटिकली हुई हैं। ऑप्शन देख के आप लोगों को आंसर करना होगा। अगर ऑप्शन में 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का ऑप्शन नहीं होगा तो आप लोग 1.2 पर लगाएंगे, और अगर 2 लाख करोड़ का होगा तो आप लोग 2 लाख करोड़ लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें देखिएगा, क्योंकि इसमें हुआ क्या है कि अप्रैल से पहले जो है ये लिमिट जो थी 75,000 रुपये की थी, और अप्रैल फर्स्ट वीक में सरकार ने जो है इसको बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ कर दिया, और 15 अप्रैल आते आते तक इसको बढ़ाकर इस लिमिट को 2 लाख करोड़ कर दिया गया है, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख करोड़। और यहाँ पर बात हुई है आरबीआई की, तो हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं अपने वीडियोज़ में लगातार बता रहा हूँ, आगे से इसको नहीं बताऊँगा, ये आप लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए। हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। गवर्नर शक्तिकांत दास हो जाएंगे। डिप्टी गवर्नर कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कितने डिप्टी गवर्नर इस समय हैं ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिवाइज्ड टाइम लिमिट टू सबमिट द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द MD एंड CEO इन द प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स एज पर आरबीआई? आरबीआई के अनुसार निजी और सार्वजनिक बैंकों में MD और CEO की पुनः नियुक्ति के लिए संशोधित समय सीमा क्या है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने, ऑप्शन नंबर सी। संशोधित समय सीमा 6 मंथ की है, 6 महीने की है। अब बैंकों को रिटायरमेंट से, बैंकों को उनके MD और CEO के रिटायरमेंट से 6 महीने पहले ही रीअपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होगा। पहले यह टाइम जो था ये 4 महीने का हुआ करता था, पहले ये टाइम जो था ये 4 मंथ 4 महीने का हुआ करता था, लेकिन अभी आरबीआई ने अपने रूल्स में चेंजेस किए हैं, जिसके तहत अब बैंकों को उनके MD और CEO के रीअपॉइंटमेंट के लिए 6 महीने पहले ही लेटर लिख के आरबीआई को बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नए MD और CEO की बात करें, ये तो रीअपॉइंटमेंट की बात हुई। रीअपॉइंटमेंट मतलब कि जो भी MD वहाँ पर काम कर रहे हैं या CEO जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको फिर से नियुक्ति दे देना, उनको फिर से अपॉइंट कर लेना, ये रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। और नई नियुक्ति के लिए अगर किसी को नया अपॉइंट करना हो, कोई नया MD लाना हो या नया CEO लाना हो, तो उसके लिए क्या किया गया है? तो उसके लिए अब जो है इन लोगों को, बैंकों को 2 लोगों का नाम प्रेफरेंस के अनुसार, 2 लोगों का नाम प्रेफरेंस के अनुसार, फर्स्ट सेकंड इस तरीके से प्रेफरेंस भी देना होगा। 2 लोगों का नाम प्रेफरेंस के अनुसार 4 महीने पहले ही आरबीआई को दे देना होगा।
4 महीने पहले ही आरबीआई को देना होगा। ये किसके लिए केस बन रहा है? ये बन रहा है अगर न्यू एमडी और सीईओ अपॉइंट किए जा रहे हैं तो न्यू एमडी और सीईओ के लिए 4 महीने पहले ही आरबीआई को 2 लोगों के नाम फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस के साथ में देना होगा। पहले ये 3 लोगों का नाम देना होता था। पहले जो ये अभी 2 ही लोगों का नाम दिया जा रहा है, पहले बैंकों को तीन लोगों का नाम देना पड़ता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, और तीनों में भी प्रेफरेंस देनी होती थी कि फर्स्ट चॉइस हमारी कौन है, एमडी के लिए फर्स्ट चॉइस कौन है, सेकंड चॉइस कौन है, थर्ड चॉइस कौन है। और अब केवल 2 ही लोगों का नाम प्रेफरेंस के हिसाब से दिया जाएगा कि फर्स्ट चॉइस हमारी ये है, सेकंड चॉइस हमारी ये है। और टाइम लिमिट जो है ये इसमें पहले भी 4 महीने था और अभी भी 4 महीने है। न्यू अपॉइंटमेंट के लिए पहले भी 4 महीने था और अभी भी 4 महीने है। री अपॉइंटमेंट के लिए पहले 4 महीने था, अब बढ़ाकर इसको 6 महीने कर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन ऑफर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इंडिया फॉर द proposed कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। विश्व बैंक द्वारा भारत को प्रस्तावित कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी की परियोजना के लिए कितनी राशि की पेशकश की गई, इसका हिंदी में मतलब होगा। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने ही, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर आप लोगों को बताना है। पिछले कई सारी वीडियोज़ में मैंने ये बताए हैं और आप लोगों को अब तक ये याद होना चाहिए। और फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा 1 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर सी। अगले 4 सालों में यह अमाउंट जो है इंडिया को दिया जाएगा। ठीक है, अगले 4 सालों में वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1 बिलियन यूएसडी इंडिया को दी जाएगी। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जो है ये कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य महामारी के समय में भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों को डेवलप करना होगा। इसके लिए जो है 1 बिलियन यूएसडी का ऋण जो है, 1 बिलियन यूएसडी की जो सहायता है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया को दी जाएगी। हु इज़ द हेड ऑफ द एडवाइजरी कमेटी दैट रिकमेंड्स इंक्रीजिंग द WMA लिमिट बाय 30% फ्रॉम द करंट लिमिट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 7वें या 8वें क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था WMA के बारे में, WMA के बारे में। ठीक है ना, तो इसमें पूछा गया है कि उस सलाहकार समिति का प्रमुख कौन है जो वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही के लिए WMA सीमा को मौजूदा सीमा से 30% बढ़ाने की सिफारिश करती है। ठीक है, तो अभी आप लोगों से बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि 75,000 से WMA लिमिट जो थी वो 75,000 से बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ कर दी गई थी। फिर उसके बाद में इसको बढ़ाकर 2.0 लाख करोड़ कर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये जो बढ़ाया गया था ये लगभग 30% बढ़ाया गया था, ये लगभग 30% बढ़ाया गया है। और यहाँ से यहाँ तक देखें यानी कि 75 से 2 लाख करोड़ तक देखें तो ये लगभग 60% हो जाएगा इसका। ठीक है ना, लगभग 60% बढ़ाया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो 30% का इंक्रीमेंट किया गया था उसमें, उसके लिए उस जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का प्रमुख कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुधीर श्रीवास्तव। सुधीर श्रीवास्तव ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और अभी आरबीआई ने जो है सुधीर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी को WMA लिमिट इंक्रीज करने के बारे में सलाह देना था। तो उन्होंने सलाह दिया कि आप लोग जो है इसको 30% तक बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा सुधीर श्रीवास्तव। अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज बेस 2011 to 12 equals to 100 report released by the Ministry of Commerce and Industry, what is the increase in growth in India's 8 core industries in February 2020। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज बेस 2011 to 12 equals to 100 की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2020 में भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में कितनी वृद्धि हुई, इसमें पूछा गया है। और इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। और क्वेश्चन ये भी यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज बेस 2011 to 12 equals to 100 ये रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, किसके द्वारा रिलीज़ की गई थी। तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ की गई थी। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5.5%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडिया के 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में जो है फरवरी 2020 में जो है 5.5% की वृद्धि हुई। और इस इंडेक्स के अनुसार फरवरी 2019 की तुलना फरवरी 2020 में की गई है। ठीक है ना, फेब 2019 की तुलना जो है फेब 2020 से की गई है। तो 2019 फरवरी के मुकाबले फरवरी 2020 में जो है 5.5% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर बात हुई है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की। तो
8 कोर इंडस्ट्रीज कौन है, 8 मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं इंडिया के। तो कोल हो जाएगा हमारा, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर बात हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। तो इसके मिनिस्टर कौन होंगे, तो इसके मिनिस्टर हो जाएंगे पीयूष गोयल। कौन हो जाएगा, पीयूष गोयल इसके मिनिस्टर हो जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को तैयार किया कीजिए, जहाँ पर कोई मिनिस्टर का नाम आए या कोई मंत्रालय आए, तुरंत उसका मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए, सेक्रेटरी कौन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए। तब आप लोग एक ही क्वेश्चन से कई सारी चीज़ें याद कर पाएंगे, और चीज़ें अगर एक दूसरे से रिलेट करेंगी तो याद करने में भी हम लोगों को आसानी होगी। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5.5%। लक्ष्मी नारायणन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ व्हिच होम फाइनेंस कंपनी। लक्ष्मी नारायणन को किस गृह वित्त कंपनी के MD के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरम होम फाइनेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, सुंदरम होम फाइनेंस का जो है इनको MD नियुक्त किया गया है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है। तो लक्ष्मी नारायण जी ने जो है श्रीनिवास आचार्य को रिप्लेस किया हुआ है, श्रीनिवास आचार्य को इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है। और अगर हम लोग बात करें इसके हेडक्वार्टर की, किसके हेडक्वार्टर की, सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड की। तो सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है, तमिलनाडु, ठीक है ना, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके MD के रूप में, सुंदरम होम फाइनेंस के MD के रूप में जो है अभी लक्ष्मी नारायण जी को नियुक्त किया गया है। इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना केयर हैज़ लॉन्च्ड बाय व्हिच डिजिटल पेमेंट कंपनी इन कोलैबोरेशन विद बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के सहयोग से भारत की पहली कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन बीमा पॉलिसी कोरोना केयर किस डिजिटल भुगतान कंपनी द्वारा शुरू की गई है, इसमें पूछा गया है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ़ोन पे और बजाज एलियांज, इन दोनों लोगों ने मिलकर कोरोना केयर नाम से इंडिया की पहली हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है। और ये हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी है तो इसका लाभ हमें तभी मिलेगा जब कोरोना ट्रीटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होगा तब। और इस पॉलिसी के अंतर्गत 156 रुपये के, कितने, 156 156 रुपये के वन टाइम पेमेंट पर आप लोगों को 50,000 रुपये तक का 50,000 रुपये तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें एज लिमिटेशंस की, तो 55 साल तक के लोगों का ही इसमें इंश्योरेंस किया जाएगा। 55 साल तक के लोग जो हैं वही इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं, वही जो है अपना इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। फ़ोनपे का हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंगलुरु में हो जाएगा, ये रहा फ़ोनपे। और इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। बजाज एलियांज की अगर हम लोग बात करेंगे, ये रहा बजाज एलियांज के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लिस्टेड ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ $100 मिलियन इन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड्स INX ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म्स GSM। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड INX के ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म GSM में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए हैं। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। बाकी और जो भी बैंक दी गई इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इनकी टैगलाइन क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है ग्रीन बॉन्ड, तो ये ग्रीन बॉन्ड होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो यह ग्रीन बॉन्ड जो होता है ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का टाइप है और इसका उपयोग हम लोग जो है क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए धन जुटाने में करते हैं। ये जो है एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट टाइप है, इसका उपयोग हम लोग क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए धन जुटाने में करते हैं और यह टैक्स इंसेंटिव भी प्रोवाइड करता है। टैक्स एग्जेम्पशन हो गया हमारा, टैक्स क्रेडिट के रूप में जो है ये टैक्स इंसेंटिव भी जो है इसमें प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर फिच सॉल्यूशंस इंडियाज फिस्कल डेफिसिट विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स GDP फॉर द ईयर 2020।
फिच सॉल्यूशन के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा 2020 के लिए उसकी जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 6.2%, ऑप्शन नंबर बी 6.2% जो है इसका आंसर हो जाएगा। और फिच ने जो है अभी इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को जो है 5.1% से कम करके 2% कर दिया गया। कितना कम कर दिया है? 2%। 5.1% पहले था। फिच के अकॉर्डिंग जो है इंडिया की जीडीपी जो थी वो 5.1% रहने वाली थी, लेकिन अभी उसने घटाकर इसकी इंडिया की जीडीपी को 2% कर दिया गया है। किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, ठीक है। और यह पिछले 30 सालों में सबसे कम जीडीपी फोरकास्ट है इंडिया की। पिछले 30 सालों में इंडिया की सबसे कम जीडीपी फोरकास्ट है ये फिच के द्वारा। और ये सब कुछ जो है ये कोरोना की वजह से हो रहा है। कोरोना की वजह से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ बंद पड़ा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर बात हुई थी फिच सॉल्यूशन की, तो फिच सॉल्यूशन जो है ये फिच रेटिंग की ही सब्सिडरी है। फिच रेटिंग अलग है, फिच सॉल्यूशन अलग है। फिच रेटिंग जो है ये पेरेंट कंपनी है और फिच सॉल्यूशन जो है उसकी सब्सिडरी है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? फिच रेटिंग का हेडक्वार्टर, अगर सॉल्यूशन की नहीं रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, फिच रेटिंग का हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क यूएसए में होगा, न्यूयॉर्क यूएसए में होगा। फिच सॉल्यूशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और एक ज़रूरी बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी जीडीपी प्रोडिक्शन है किसी भी रेटिंग के द्वारा, किसी भी रेटिंग एजेंसी के द्वारा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा, आप लोग इसमें बहुत मत उलझिएगा। इस बार अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा मत उलझिएगा, क्योंकि इन लोगों ने सडन एक हफ्ते के अंदर इतनी सारी चेंजेस कर दी है ना। अभी ये देखिए कि 5.1% था जीडीपी फोरकास्ट, उसको बाद में घटाकर 2% कर दिया। एक हफ्ते में दो बार जीडीपी वगैरह कम किए हैं ये लोगों ने। इनका प्रेडिक्शन जो है एक हफ्ते में दो बार कम हुआ है। तो आप लोगों को भी याद करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि अभी कोई एग्जाम भी नहीं लगा। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन एक बार फिर से क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आप लोग अभी जीडीपी फोरकास्ट वगैरह के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई एग्जाम नहीं है। और अभी आने वाले महीनों में कितनी बार चेंज करेंगे पता ही नहीं है, ये हर महीने चेंज कर देंगे। अभी कोरोना का इफेक्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, तो लगातार हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन अगर अपनी जीडीपी चेंज करते रहेंगे चौथे पांचवें हफ्ते में, तो हम लोग उतना याद भी नहीं कर पाएंगे, फिर उसमें कंफ्यूजन होगा और 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारा कोई एग्जाम आएगा, जिस टाइम पर हमारा कोई एग्जाम आएगा उसी टाइम पर मैं अपडेटेड वीडियो इसका जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, या आप लोग कहीं से जहाँ से भी पढ़ते होंगे वहाँ से आप लोगों को इसका अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा। तो आप लोग जो अपडेटेड कंटेंट होगा वो याद करके एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवीण जाधव who resigned recently from the post of the MD and CEO belongs to which company? प्रवीण जाधव जिन्होंने हाल ही में MD और CEO के पद से इस्तीफा दिया वह किस कंपनी से संबंधित है? इसमें सीधे सीधे पूछा गया है कि प्रवीण जाधव किस कंपनी के MD और CEO के पद से इस्तीफा दिए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेटीएम मनी, ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम मनी के MD और CEO के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अगर हम लोग बात करें पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक व्हाट इज द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 21? एशियाई विकास बैंक ADB के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर क्या होगी, इसमें पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा 4%, ऑप्शन नंबर बी 4% इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में होगा, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। फिर से सुनो आप लोग, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। और ADB का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस नाम से अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, तो वो नाम क्या था? एशियन डेवलपमेंट बैंक की जगह पे यहीं पर आउटलुक है, आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक नाम से उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके अनुसार इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 4% रहने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्सटेंडेड द सर्विस ऑफ माधवीपुरी एज द होल टाइम मेंबर फॉर द 6 मंथ? निम्नलिखित में से किस संगठन ने होल टाइम मेंबर के रूप में माधवीपुरी की सेवा को 6 महीने के लिए बढ़ाया है? ये सारे ऑर्गेनाइजेशन दिए गए और इसमें पूछा गया कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने माधवीपुरी की सेवा को, माधवीपुरी की सर्विस को होल टाइम मेंबर के रूप में 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेबी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेबी। सेबी ने जो है ये माधवीपुरी की सर्विस को जो है 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है।
और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे सेबी के तो अजय त्यागी, ठीक ना, अजय त्यागी जो हो जाएंगे सेबी के चेयरमैन बन जाएंगे। बाकी नाबार्ड, आरबीआई, एनसीएलएटी, आईआरडीएआई, इनके हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ पर है और इनके चेयरमैन कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। Which bank has been nominated by the central government for collecting donation of PM केयर फंड्स? केंद्र सरकार ने किस बैंक को PM केयर फंड का डोनेशन इकट्ठा करने के लिए नामांकित किया गया है? इसमें पूछा गया है कि कौन सी बैंक है जो PM केयर के तहत जो भी फंड दिया जा रहा है, जो भी डोनेशन किया जा रहा है, उसको कलेक्ट करेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, SBI और HDFC तीनों। ये तीनों बैंक जो हैं, IOB, SBI और HDFC, ये तीनों बैंक जो है इसका चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, जो भी डोनेशन दिया जाएगा PM केयर्स फंड में उसको कलेक्ट कर सकती हैं। तो इसका आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में तीनों चीज़ें दी गई हैं, ऑल A, B एंड C। हाउ मेनी वर्किंग डेज इंक्रीज्ड बाय द RBI टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ द ओवरड्राफ्ट टू ए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए RBI द्वारा कितने दिन बढ़ाए गए, इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 दिन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 21 दिन। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है ये 14 दिनों के लिए दी जाती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी RBI द्वारा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 14 दिनों के लिए दी जाती है, लेकिन इसे अब बढ़ाकर जो है ये 21 दिन कर दिया गया है। और ये फैसिलिटी जो है, ये ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है बढ़ाकर 21 दिनों की गई है। ये 30 सितंबर तक ही वैलिड रहेगी। कब तक? 30 सितंबर। 30 सितंबर तक ये फैसिलिटी जो है 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिनों के लिए कर दी गई। अगर हम लोग बात करें एक क्वार्टर की, एक क्वार्टर में RBI जो है वो 36 वर्किंग डेज के लिए जो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 वर्किंग डेज कर दिया गया है। और नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 14 दिनों के लिए दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 7 दिन बढ़ाकर 21 दिनों के लिए कर दिया गया है। और ये फैसिलिटी 30 सितंबर 2020 तक के लिए ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच पेमेंट बैंक अलॉन्ग विद भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड भारतीय एक्सा ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ग्रुप हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस प्लान? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में मिलकर किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा ग्रुप हेल्थ इंश्योर पॉलिसी और ग्रुप हॉस्पिटल कैश बीमा योजना लॉन्च की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई है ये। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा इंश्योरेंस के साथ में मिलकर भारतीय एक्सा ग्रुप हेल्थ इंश्योर पॉलिसी और ग्रुप हॉस्पिटल कैश नाम से 2 इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हुए हैं। और अगर हम लोग बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, भारतीय एक्सा जनरल की बात की जाए, जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। Which organization has confirmed that the force majeure will not apply in the case of COVID-19? किस संगठन ने पुष्टि की है कि कोविड-19 के मामलों में फोर्स मेजोर लागू नहीं किया जाएगा? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका आंसर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना ये LIC नहीं है, ये LIC नहीं है। LIC का मतलब क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक अनाउंसमेंट किया है कि कोविड-19 के मामलों में जो है ये फोर्स मेजोर ये लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है फोर्स मेजोर, ये होता क्या है थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो यह एक फ्रांसीसी लॉ शब्द है, फ्रांसीसी कानून का शब्द है एक ये, और यह बताता है कि फोर्स मेजोर या फिर डिजास्टर के दौरान जब लाइफ इंश्योरर की नॉर्मल फंक्शनिंग प्रभावित होती है तब लाइफ इंश्योरर द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता है। फोर्स मेजोर के दौरान या फिर किसी डिजास्टर के दौरान जब जो भी इंश्योरर होता है, जिसका भी इंश्योरेंस होता है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जब मतलब वो भी प्रभावित होती है, तो उस कंडीशन में वो लोग जो होते हैं वो लोग अपना इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। और फोर्स मेजोर में कौन कौन से इवेंट आते हैं, जैसे कि नेशनल डिजास्टर हो गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई कहीं पर, ठीक है, लोग एकदम मर गए, महामारी आ गई, नेशनल डिजास्टर्स हो गया, वार हो गया या फिर वार लाइक सिचुएशन हो गई, युद्ध हो रहा है या युद्ध जैसे माहौल बन गया है, स्ट्राइक्स हो गए, दंगे हो गए हैं, एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स, महामारी वगैरह फैली है, तो उस केस में जो है ये आप लोग इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो फोर्स मेजर जो है ये एक फ्रांसीसी कानून का शब्द है, फ्रांसीसी लॉ का शब्द है, जो ये बताता है कि आपदा के समयों में, महामारियों के समय में जो है
हम लोग उसमें फोर्स मेजोर लागू नहीं कर सकते, उस पर हम लोग जो है इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस along with which company signed an agreement to raise $75 million फंड। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने किस कंपनी के साथ में 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है, और इसके साथ साथ ही पीएनबी ने सिटी बैंक के साथ में भी एक साझेदारी की है। सिटी बैंक के साथ में मिलकर 25 मिलियन यूएसडी 25 मिलियन यूएसडी का फंड जुटाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि पीएनबी ने कुल मिलाकर अभी 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है अप्रैल मंथ में। एक जो है वो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ में किया है। पीएनबी और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इन दोनों ने मिलकर 75 मिलियन यूएसडी का फंड जुटाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और दूसरा सिटी बैंक के साथ में किया है। पीएनबी और सिटी बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कितने फंड के लिए? 25 मिलियन यूएसडी का फंड जुटाने के लिए। ध्यान रखना, यहाँ पर यह क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि 75 मिलियन यूएसडी का फंड जो है किसके साथ में किया गया है। 75 मिलियन यूएसडी का फंड जुटाने के लिए पीएनबी ने किसके साथ में मतलब साइन किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को दोनों दिया जाएगा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और सिटी बैंक में भी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, 75 मिलियन है तो जापान के साथ में होगा, अगर 25 मिलियन है तो सिटी बैंक के साथ में होगा। और सिटी बैंक की भी बात हुई है तो सिटी बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। न्यूयॉर्क यूएसए में है। पीएनबी का हेडक्वार्टर और टैगलाइन क्या है और चेयरमैन इसके कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मच अमाउंट एलोकेटेड बाय द सार्क डेवलपमेंट फंड फॉर द कोविड-19 प्रोजेक्ट्स। कोविड-19 परियोजनाओं के लिए सार्क विकास निधि द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई, इसका हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा 5 मिलियन यूएसडी। ऑप्शन नंबर ई 5 मिलियन यूएसडी। सार्क डेवलपमेंट फंड्स द्वारा कोविड-19 प्रोजेक्ट्स के लिए 5 मिलियन यूएसडी का जो है ये सहायता प्रदान की गई, इतना अमाउंट दिया गया है। और सार्क का अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसके जनरल सेक्रेटरी की तो इसाला कुआन जो है इसके जनरल सेक्रेटरी हो जाएंगे। सार्क में टोटल कितने देश आते हैं? सार्क ग्रुप में टोटल 8 देश आते हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। फिर से सुनिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश आते हैं। इसका हेडक्वार्टर सार्क देशों का काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं एसडीएफ के बारे में। सार्क डेवलपमेंट फंड, यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है, सार्क डेवलपमेंट फंड। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एसडीएफ भी बोला जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसडीएफ भी बोला जाता है। तो थोड़ा सा जानते हैं कि एसडीएफ क्या है। एसडीएफ यानी कि सार्क डेवलपमेंट फंड। तो सार्क देशों की फंडिंग मैकेनिज्म जो थी वो 2 टाइप की थी। सार्क देशों की फंडिंग मैकेनिज्म 2 टाइप की थी। पहला क्या था? सार्क फंड फॉर रीजनल प्रोजेक्ट। आप लोग समझिए इसको। पहले इनिशियली सार्क देशों की फंडिंग जो है वो 2 टाइप से होती थी। पहला क्या था? सार्क फंड फॉर रीजनल प्रोजेक्ट, सार्क फंड फॉर रीजनल प्रोजेक्ट। और दूसरा क्या था? दूसरा फंडिंग का मैकेनिज्म क्या था? सार्क रीजनल फंड, सार्क रीजनल फंड। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया गया है। इन दोनों को 1996 में मिलाकर एसडीएफ कर दिया गया, यानी कि सार्क डेवलपमेंट फंड। 1996 से पहले सार्क जो देश थे ये अगर किसी को अपनी फंडिंग देते थे, कहीं पर किसी को सहायता देते थे, तो 2 मैकेनिज्म थी। सार्क फंड फॉर रीजनल प्रोजेक्ट यानी कि एसएफआरपी के तहत देते थे, या फिर एसआरएफ यानी कि सार्क रीजनल फंड, इसके तहत ये लोग अपनी फंडिंग करते थे। लेकिन 1996 में इन दोनों मैकेनिज्म को मिलाकर एक नया मैकेनिज्म बनाया गया, एक नया तरीका डेवलप किया गया, सार्क डेवलपमेंट फंड, जिसके तहत ये लोग जो है 1996 के बाद में ये अब लोन सार्क डेवलपमेंट फंड से देते हैं। तो कुल मिलाकर इन दोनों को मिलाकर सार्क डेवलपमेंट फंड बनाया गया। और एसडीएफ यानी कि सार्क डेवलपमेंट फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर थिम्पू, भूटान में है। ठीक है,
इसका हेडक्वार्टर थिम्पू भूटान में है। 1996 से पहले जो है इस दो तरीके से जो है सार्क अपनी फंडिंग करता था, लेकिन 1996 के बाद में इसको मर्ज करके एसडीएफ बना दिया गया, सार्क डेवलपमेंट फंड। सार्क देशों का हेडक्वार्टर जो है, सार्क देशों का जो एक समूह है उसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, और एसडीएफ यानी कि सार्क डेवलपमेंट फंड इसका हेडक्वार्टर थिम्पू भूटान में है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग इसका डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ इनिशिएटेड 4 स्कीम्स फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर टू टैकल कोविड-19 इम्पैक्ट। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कोविड-19 प्रभाव से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र के लिए 4 योजनाएं शुरू की हैं? अप्रैल मंथ में कृषि क्षेत्र के लिए 4 योजनाएं शुरू की हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर ए। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके चेयरमैन कौन है, इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और इसके साथ साथ में पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओबीसी और सिंडिकेट बैंक, इनके भी हेडक्वार्टर और चेयरमैन आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो 4 योजनाएं चालू की हैं, ये स्कीम्स जो हैं वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और फार्मिंग कम्युनिटीज़ के लिए जो है ये अपनी 4 योजनाएं शुरू की हैं। अब कौन कौन सी 4 योजनाएं हैं, कौन कौन सी 4 स्कीम हैं, हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं। तो पहली स्कीम का नाम है एडिशनल एश्योरेंस टू एसएचजीज कोविड-19। फिर से सुनिए, पहली स्कीम का नाम है एडिशनल एश्योरेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कोविड-19। इस स्कीम के तहत में 30,000 रुपये का मिनिमम लोन जो है प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जा सकता है, और ये लोन जो है ये 24 महीने के लिए दिया जाएगा। दूसरी स्कीम की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी स्कीम का नाम है इनकी बड़ौदा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फिर से सुनिए, दूसरी स्कीम का नाम है बड़ौदा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत जो है 5 लाख रुपए तक का, दूसरी वाली स्कीम के तहत में 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन 36 महीने के लिए, यानी कि लगभग 3 सालों के लिए, 36 महीनों के लिए दिया जा सकता है। तीसरी स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो तीसरी स्कीम है इनकी बड़ौदा स्पेशल स्कीम फॉर एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बारोवर्स। फिर से सुनिए आप लोग, तीसरी स्कीम का क्या नाम है, बड़ौदा स्पेशल स्कीम फॉर एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बारोवर। और इमरजेंसी फंड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक, 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन जो है, इमरजेंसी फंड जो है, ये तुरंत का तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। चौथी और आखिरी स्कीम कौन सी लॉन्च की है, बड़ौदा स्पेशल स्कीम फॉर एग्जिस्टिंग BKCC बारोवर्स इम्पैक्टेड बाय कोविड-19। फिर से सुनिए आप लोग, चौथी और लास्ट स्कीम कौन सी लॉन्च की गई है, बड़ौदा स्पेशल स्कीम फॉर एग्जिस्टिंग बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड बारोवर इम्पैक्ट बाय कोविड-19। इसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी एग्जिस्टिंग किसान कार्ड अकाउंट होल्डर हैं उनको 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन दिया जा सकता है। उनको भी 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन दिया जा सकता है। बड़ौदा का हेडक्वार्टर मैंने पूछा था तो अलकापुरी बड़ौदा हो जाएगा। बड़ौदा का, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर हमने पूछा था आप लोगों से, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है अलकापुरी बड़ौदा हो जाएगा। और टैगलाइन अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। और अगर हम लोग इसके MD और CEO की बात करेंगे तो संजीव चड्ढा, ठीक है ना, संजीव चड्ढा जो हो जाएंगे ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। ये मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का बता दिया। बाकी PNB का हेडक्वार्टर, महाराष्ट्र, OBC और सिंडिकेट बैंक, इन सब का हेडक्वार्टर और चेयरमैन आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच कैपिटल हैज़ बीन एलोकेटेड बाय SIDBI टू प्रोवाइड इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल टू स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। लघु और मध्यम उद्यम को आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए SIDBI द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। SIDBI ने जो है SMEs के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और इसी के साथ साथ में SIDBI ने सेफ स्कीम की लिमिट को भी बढ़ाकर, कौन सी स्कीम, सेफ स्कीम की लिमिट को 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है। सेफ स्कीम की लिमिट को 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है। सेफ स्कीम कौन सी है, सेफ स्कीम का मतलब क्या हो जाएगा, सेफ स्कीम यानी कि SIDBI असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पांस अगेंस्ट कोरोना वायरस। फिर से सुनिए, SIDBI असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पांस अगेंस्ट कोरोना वायरस। इस स्कीम की जो लिमिट थी ये पहले 50 लाख रुपए थी, अब SIDBI ने इसको बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया है। और SIDBI का हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो SIDBI का हेडक्वार्टर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और हम लोग अगर इनके चेयरमैन और MD की बात करें तो मोहम्मद
मुस्तफ़ा जो है ये सिडबी के एमडी और चेयरमैन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन 34th एनुअल लिस्ट ऑफ ग्लोबल बिलियनियर्स 2020 रिलीज्ड बाय द फोर्ब्स। फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल बिलियनियर्स 2020 की 34वीं वार्षिक सूची में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है, इसमें पूछी गई है। तो मुकेश अंबानी की रैंक जो है वो 17वीं रैंक है, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबली मुकेश अंबानी की रैंक जो है फोर्ब्स की जो आई हुई है लिस्ट 2020 के लिए बिलियनियर्स की जो लिस्ट आई है उसमें मुकेश अंबानी जो है 17वें नंबर पर है, ठीक है। और अगर इनके नेटवर्थ की बात की जाए, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ की बात की जाए तो 44.3 बिलियन यूएसडी, ठीक है। 44.3 बिलियन यूएसडी मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है और ग्लोबली जो है ये 17th नंबर पर है। और इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में ये टॉप पर है। इंडिया के अगर बिलियनियर्स की लिस्ट निकाली जाए तो इंडिया में ये टॉप पर है। और अमेज़ॉन के सीईओ और फाउंडर जेफ बेजोस जो है वो तीसरी बार लगातार टॉप पर रहे हैं इस लिस्ट में। जो है बिलियनियर्स की जो लिस्ट आई थी, अमेज़ॉन के जो सीईओ और फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ये जो है तीसरी बार ये टॉप पर हैं। और अगर इनके नेटवर्थ की बात की जाए, जेफ बेजोस के नेटवर्थ की बात की जाए तो 125 बिलियन यूएसडी, ठीक है। 125 बिलियन यूएसडी के साथ में ये टॉप पर है। सेकंड नंबर पर बिल गेट्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पर्सन हु हैज गॉट एन एक्सटेंशन ऑफ 2 years ऑफ सर्विस एज ए पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे बैंक बोर्ड ब्यूरो के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में 2 साल का सेवा विस्तार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा भानु प्रताप शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। भानु प्रताप शर्मा को बैंक बोर्ड ब्यूरो के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में 2 साल का सेवा विस्तार मिला हुआ है, 2 साल का सर्विस एक्सटेंशन इनको मिला हुआ है। 11 अप्रैल 2020 को जो है इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, लेकिन अब इनको बढ़ा दिया है। अपॉइंटमेंट कमेटी ने जो है, कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी जो है सेंट्रल की, उन्होंने इनके कार्यकाल को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। और अगर हम लोग बात करें बैंक बोर्ड ब्यूरो के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ई कॉमर्स कंपनी पार्टनर्ड विद ICICI लोम्बार्ड एंड गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनीज टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड और गो डिजिट बीमा कंपनियों के साथ में साझेदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर सी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने जो है ICICI लोम्बार्ड के साथ में मिलकर और गो डिजिट के साथ में मिलकर इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्च किया है। और ये दोनों पॉलिसी जो हैं ये कोरोना के लिए हैं। पहली पॉलिसी का नाम है कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर, फिर से सुनिए आप लोग, पहली पॉलिसी का नाम है कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर। और ये पॉलिसी जो है ये ICICI लोम्बार्ड के साथ में मिलकर ऑफर की गई है। कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर पॉलिसी जो है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी, ये फ्लिपकार्ट और ICICI लोम्बार्ड के साथ में मिलकर ऑफर की गई है। और इसमें 159 रुपीज़ के एनुअल प्रीमियम पर 25,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर आप लोगों को दिया जाएगा। 25,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर आप लोगों को दिया जाएगा। और दूसरी पॉलिसी का क्या नाम है? दूसरी पॉलिसी का नाम है डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस। फिर से सुनिए आप लोग, डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस। और ये पॉलिसी जो है ये फ्लिपकार्ट और गो डिजिट के साथ में मिलकर ऑफर की गई है। अगर डिजिट के साथ में कोई पॉलिसी ऑफर, याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर डिजिट के साथ में पॉलिसी ऑफर की गई है तो उसमें डिजिट शब्द जरूर है, ठीक है। डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस के नाम से पॉलिसी जो लॉन्च की गई है वो फ्लिपकार्ट और गो डिजिट इन दोनों ने मिलकर ऑफर किया है। और इसके तहत में 511 रुपये के एनुअल प्रीमियम पर 511 रुपये के एनुअल प्रीमियम पर आप लोगों को 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। कितने का? 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। 511 रुपये के एनुअल प्रीमियम, ये सेकंड वाली पॉलिसी है, डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसके लिए है। और ICICI लोम्बार्ड के साथ में जो किया हुआ है कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर, उसके में उसका प्रीमियम जो है 159 रुपये, 159 रुपीज़ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर RBI मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट MPR, व्हाट विल बी द CPI इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। RBI की मौद्रिक नीति रिपोर्ट MPR के अनुसार वित्त वर्ष 2021, 11 गलत लिखा है ये, 2021 की पहली तिमाही में भारत का CPI मुद्रास्फीति क्या होगा? और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4.8%, ऑप्शन नंबर ई 4.8% जो है इसका आंसर हो जाएगा।
CPI इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, और सेकेंड क्वार्टर में ये 4.4 रहने का अनुमान है। फर्स्ट क्वार्टर में जो है CPI इन्फ्लेशन 4.8% रहेगा, और सेकेंड क्वार्टर के लिए जो अनुमान लगाया गया है ये 4.4% रहने का ये अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which small finance bank has launched a digital banking platform named DigiZen? किस लघु वित्त बैंक ने DigiZen नाम से एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म DigiZen जो है ये लॉन्च किया हुआ है। और यहाँ पर बात हुई है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु में हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाएगा। और इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो अजय कनवाल जो है ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द एनुअल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड आउटलुक रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट विल बी द ड्रॉप इन ग्लोबल ट्रेड? विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी वार्षिक व्यापार सांख्यिकी आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक व्यापार में कितनी गिरावट होगी, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 13 से 32%, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 13 से 32%, ठीक है ना। ग्लोबली जो है व्यापार में 13 से 32% की गिरावट होने का अनुमान है, किसके अनुसार? एनुअल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड आउटलुक रिपोर्ट 2020। और ये रिपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एनुअल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड आउटलुक रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई थी, किसने इसको रिलीज किया था? तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 से 32%। और यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, ये आप लोग बताइए कमेंट करके। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसका हेडक्वार्टर फिलहाल जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द रिपोर्ट टाइटल्ड साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस द कस्ड ब्लेसिंग ऑफ पब्लिक बैंक्स हैज़ बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस द कस्ड ब्लेसिंग ऑफ पब्लिक बैंक्स नामक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? इसमें पूछा गया है कि ये जो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस द कस्ड ब्लेसिंग ऑफ पब्लिक बैंक्स, ये रिपोर्ट जो है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ई। वर्ल्ड बैंक ने जो है इस रिपोर्ट को जारी किया है। और वर्ल्ड बैंक के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है, ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और हम लोग प्रेसिडेंट की अगर बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास, ठीक ना। ये जो है ये वर्ल्ड बैंक के करंट में प्रेसिडेंट हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 1.5 से लेकर 2.5% के बीच में रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया की इकोनॉमी 1.5% से लेकर 2.8% तक ग्रो कर सकती है। और इसी के साथ साथ में साउथ एशिया की इकोनॉमी का भी प्रोडिक्शन इस रिपोर्ट में किया गया है। साउथ एशिया की इकोनॉमी जो है वो 1.8% से लेकर 2.8% रहने का अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट में, ठीक है। ये तो बात हो गई वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी उसके अनुसार। और अगर हम लोग बात करें ADB के अनुसार, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो ADB का जो प्रोडिक्शन है वो 4% है। ADB के प्रोडिक्शन के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी जो है फिनेंशियल ईयर 2021 में 4% रहने का अनुमान है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो 1.8% रहने का अनुमान है। और अगर हम लोग फिच रेटिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग फिच रेटिंग की बात करें तो फिच रेटिंग के अनुसार जो है ये 2% रहने का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग ने तो 2% रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 3.6% रहने का अनुमान लगाया है। और मूडीज़ के अनुसार अगर हम लोग बात करें मूडीज़, तो मूडीज़ के अनुसार जो है ये 2.5% रहने का अनुमान है। तो ये सारा प्रोडिक्शन था सबका। अभी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बस केवल बता दिया गया क्योंकि भी आप लोगों का कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें अभी बदलेंगी। अभी जब तक एग्ज़ाम आएगा ये लोग पता नहीं कि हर दूसरे दिन तो ये रेटिंग चेंज कर दे रहे हैं,
ठीक है। इस बार सब लोग एकदम कम करने पर ही लगे हैं, तो लगातार रेटिंग इनकी चेंज हो रही है। तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई एग्ज़ाम नहीं, अगर कोई एग्ज़ाम होता तब उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत थी, और एग्ज़ाम नहीं है तो भी याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होंगी, और जब चेंज होंगी और आप लोगों को एग्ज़ाम जब तक आएगा तब तक ये अपडेटेड कंटेंट आ जाएगा, आप लोग उसको तब याद करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज़ बॉट 1.01% स्टेक इन HDFC बैंक। किस देश के सेंट्रल बैंक ने HDFC बैंक में 1.01% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। ये चाइना का बैंक है और इसने जो है अभी HDFC में बैंक में 1.01% की हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हाट विल बी द पेनल्टी ऑन बैंक्स इफ दे फेल्ड टू इन्वेस्ट TLTRO फंड्स इन 30 वर्किंग डेज एज अनाउंस्ड बाय RBI। RBI द्वारा घोषित 30 कार्य दिवसों में यदि बैंक TLTRO फंड का निवेश करने में विफल रहते हैं तो उन पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 200 बेसिस पॉइंट। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 200 बेसिस पॉइंट का जो है उनमें उन पे बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। और यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है TLTRO, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है TLTRO। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो TLTRO जो है ये RBI का एक टूल है जिसके माध्यम से RBI बैंकों को रेपो रेट पर 1 साल से लेकर 3 साल तक पैसा मुहैया कराती है। 1 साल से लेकर 3 साल तक का पैसा, 3 साल तक के लिए फंड जो है रेपो रेट पर ये मुहैया कराती है, जिससे कि बैंक लोन दे सकें और इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी रहे। ये पैसा इसलिए नहीं प्रोवाइड किया जाता कि बैंक रख लें अपने पास में या कहीं और इन्वेस्ट करें। TLTRO फंड जो प्रोवाइड किया जाता है RBI द्वारा बैंकों को, उसका मेन मकसद ये होता है कि बैंक्स जो है वो लोन दें जिससे कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी रहे। और ये 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। और इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट के बराबर, जो करंट रेपो रेट चल रहा होगा उसी के बराबर इस पर इंटरेस्ट रेट लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद BSNL टू लॉन्च भारत इंस्टा पे ए UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने UPI आधारित भुगतान प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे लॉन्च करने के लिए BSNL के साथ में साझेदारी की है? तो इसका जो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने BSNL के साथ में मिलकर जो है भारत इंस्टा पे एक UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता था कि भारत इंस्टा पे जो ये हमारा UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है ये किसके किसके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है? तो ये BSNL और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर ही लॉन्च किया गया है। बात यहाँ पर BSNL की हो रही है, तो BSNL का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? BSNL का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा। SBI का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता ही है, बहुत आसान सा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है। SBI का हेडक्वार्टर फिर भी चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके। और चेयरमैन कौन हो जाएगा SBI का, ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिलहाल BSNL का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में हो जाएगा। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करंट रिवर्स रेपो रेट ऑफ इंडिया एज अनाउंस्ड बाई RBI। RBI द्वारा घोषित भारत की वर्तमान रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। इसका आंसर आप लोग बताइए। अभी 17 अप्रैल को, ठीक है, 17 अप्रैल को RBI ने अपनी नई दरों का ऐलान किया है, जिसमें रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम किया गया है। रिवर्स रेपो रेट जो था ये इसमें पूछा गया है उसको 25 बेसिस पॉइंट कम किया है। और 25 बेसिस पॉइंट कम करके कितना कर दिया है? 3.75, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 बेसिस पॉइंट कम करके इसको 3.75 कर दिया। यानी कि रिवर्स रेपो रेट जो था वो पहले कितना था? पहले ये 4% था, लेकिन इसको कम करके अब 3.75 कर दिया है। और इसके साथ साथ में अगर हम लोग बात करें रेपो रेट की, अगर हम लोग बात करें रेपो रेट की, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। रेपो रेट वर्तमान में 4.4% है, ठीक है। MSF की अगर हम लोग बात करें तो MSF में भी जो है ये कोई चेंज नहीं किया गया है, ये 4.65% है। करंट में भी आज की डेट में ये 4.65% है। बैंक रेट की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें बैंक रेट की, तो बैंक रेट में भी कोई चेंज नहीं किया गया, ये भी 4.65% ही है। चेंज जो किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्स रेपो रेट में किया गया था। रिवर्स रेपो रेट जो है पहले 4% था, इसको 25 बेसिस पॉइंट कम करके 3.75 कर दिया गया। और ये सब डिटेल जो है ये जो भी डिटेल आप लोगों को ये रेट वगैरह बताया गया, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, ये 17 अप्रैल तक की हैं।
ये 17 अप्रैल तक जो अपडेटेड था उसके है, उसके बाद की अगर कोई चेंज है तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, वैसे उसके बाद में कोई चेंज किया नहीं गया है। तो 17 अप्रैल तक ये दरें जो हैं ये लागू हैं, उसके बाद अगर आगे कुछ होगा तो आप लोगों को आगे बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। Which private bank has launched voice assistance based banking service on its integrated AI chatbot iPal with Amazon Alexa and Google Assistant? किस निजी बैंक ने अमेजोन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ में मिलकर अपने एकीकृत एआई चैटबॉट आईपल पर वॉइस असिस्टेंट आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू करने का योजना बनाई है या बैंकिंग आधारित सेवाएं शुरू की हैं? और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने अमेजोन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ में मिलकर अपना जो उसका इंटीग्रेटेड एआई चैटबॉट है आईपल, उसके माध्यम से जो है ये वॉइस बेस्ड बैंकिंग शुरू करने का ऐलान किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस टू कंडक्ट द बैंकिंग बिजनेस ऑफ व्हिच अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? अभी अप्रैल में आरबीआई ने किस शहरी सहकारी बैंक के बैंकिंग व्यवसाय का संचालन रद्द करने का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है? अभी अप्रैल में आरबीआई ने सहकारी बैंक का जो है एक लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो पूछा गया है इसमें कि कौन सी बैंक है जिसका लाइसेंस जो है आरबीआई ने रद्द किया है, कौन सी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसका लाइसेंस अप्रैल महीने में आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑप्शन नंबर बी, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इसका आंसर हो जाएगा। इसका लाइसेंस आरबीआई ने जो है अप्रैल में रद्द कर दिया है और ये गोवा बेस्ड बैंक है, गोवा बेस्ड जो है ये कोऑपरेटिव बैंक है और इसका हेडक्वार्टर भी मापुसा में ही है। इसका हेडक्वार्टर मापुसा, गोवा में एक जगह है मापुसा, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन WCDL एग्री फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कृषि क्षेत्र के लिए वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन WCDL एग्री लॉन्च किया है? इसमें पूछा गया, इसका हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन ओवरसीज बैंक ने वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लॉन्च किया हुआ है और आईओबी ने अपने सभी MSME कस्टमर्स के लिए कोविड-19 लाइन ऑफ सपोर्ट स्कीम भी लॉन्च किया हुआ है। इसके साथ साथ में जैसे अभी ये देखिए वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लॉन्च किया हुआ है इंडियन ओवरसीज बैंक में, और इसके साथ साथ अपने सभी MSME कस्टमर्स, जो उसके MSME कस्टमर्स हैं उसके लिए कोविड-19 लाइन ऑफ सपोर्ट स्कीम भी लॉन्च किया है। ठीक है, और यहाँ पर बात हुई है आईओबी की, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या बोला गया है। स्मार्ट हेल्थ कंपनी गोक्वी हैज़ पार्टनर विद व्हिच इंश्योरेंस कंपनी टू लॉन्च ए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म नेम्ड बेसिक गोक्वी कोपे ऑप्शन? स्मार्ट हेल्थ कंपनी गोक्वी ने किस बीमा कंपनी के साथ में मिलकर बैगिक गोकी को पे ऑप्शन नामक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने गोकी के साथ में मिलकर बेसिक गोकी को पे ऑप्शन नाम से जो है एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। और यहाँ पर बात हुई है बजाज एलियांज की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और अभी इस प्लेटफॉर्म के लिए जो है इनको IRDA ने अप्रूवल दे दिया है और IRDA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला गया है। व्हिच बैंक पार्टनर्ड विद ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन टू ऑर्गेनाइज ए वर्कशॉप नेम्ड द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस? किस बैंक ने आपातकालीन स्थितियों के दौरान अनुबंध प्रबंधन नामक एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA के साथ में भागीदारी की है? ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? सी, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड बैंक ने जो है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ में मिलकर एक वर्कशॉप आयोजित करने के लिए पार्टनरशिप किया हुआ है और वो वर्कशॉप कौन से नाम से की जाएगी? उस वर्कशॉप का नाम रहेगा द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ में इसके लिए साझेदारी की, इसके साथ में एक पार्टनरशिप की है। और यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मैं बता दे रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था
ठीक है ना। अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है और इनके प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। वर्ल्ड बैंक का मैंने बता दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इनके सबके हेडक्वार्टर और इनके सीईओ कौन है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये जो वर्कशॉप होगी इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो बैंक द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में कोरोना का क्या प्रभाव होगा इसके बारे में लोगों को अवेयर कराने के लिए ये वर्कशॉप जो है ये ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। ठीक है, और ये वर्कशॉप जो होगी ये पूरी तरीके से वर्चुअल होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर्चुअली ये वर्कशॉप जो है ये कराई जाएगी, ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। और ये वर्कशॉप क्यों ऑर्गेनाइज कराई जाएगी ये थोड़ा सा एक बार फिर से जान लेते हैं। क्योंकि बैंक्स द्वारा जो फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उनके इम्प्लीमेंटेशन में कोरोना का क्या प्रभाव होने वाला है या कोरोना का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में लोगों को अवेयर कराने के लिए ये वर्कशॉप जो है ये आयोजित कराई जाएगी और ये वर्चुअली आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which company becomes the first non-bank company to receive RBI's approval to enter into co-branding arrangement of prepaid instruments? कौन सी कंपनी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सह ब्रांडिंग व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए आरबीआई की स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली गैर बैंक कंपनी है? इसमें पूछा गया है कि कौन सी कंपनी है जो फर्स्ट नॉन बैंक कंपनी है जिसको आरबीआई का अप्रूवल मिला हुआ है। किसके लिए अप्रूवल मिला हुआ है? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की को ब्रांडिंग के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। इसको अभी आरबीआई से लाइसेंस मिल गया है, आरबीआई से इसको अप्रूवल मिल गया है और अब यह कंपनी जो है एपीआई बेस्ड को ब्रांडेड डिजिटल फिजिकल और कॉन्टैक्ट लेस कार्ड भी लॉन्च करेगी। अब यह कंपनी एपीआई बेस्ड को ब्रांडेड डिजिटल फिजिकल और कॉन्टैक्ट लेस कार्ड जो है ये लॉन्च करेगी। और अगर हम लोग बात करें ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये जयपुर राजस्थान में हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में हो जाएगा और ये कंपनी जो है ये बीएससी रजिस्टर्ड है, इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये रजिस्टर्ड कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। Which private sector bank has acquired 6.43% stake in Reliance Capital for the ₹252 crores? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 252 करोड़ रुपए में 6.43% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग बताएंगे। एचडीएफसी बैंक का ही नहीं, इंडसलैंड बैंक, एक्सिस आईसीआई और एस बैंक, इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखेंगे। टू कम्बैट कोविड-19 हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड एज ए लोन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया? कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए ऋण के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गई, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 1.5 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 1.5 बिलियन यूएसडी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इंडिया को एज ए लोन दिया जा रहा है। और यहाँ पर बात हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग बताएंगे। कई बार से मैं बता रहा हूँ, ये मैं हर क्वेश्चन में बार बार याद दिला रहा हूँ आप लोगों को कि हेडक्वार्टर वगैरह आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। अगर आप लोग चैनल पर लगातार बने रहेंगे और वीडियोज़ लगातार देखेंगे तो आप लोगों को महीने 15 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर ये सारे हेडक्वार्टर आप लोगों को ज़बानी याद हो जाएंगे। इसको अलग से आप लोगों को एग्जाम टाइम में याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मैं पूछता हूँ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो आप लोग बोल दिया करो। वीडियो देख रहे हैं जैसे भी जिस भी कंडीशन में हो, आप लोग तुरंत मुंह से निकलना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मैं पूछूँ हेडक्वार्टर, आप लोग साला हेडक्वार्टर के साथ साथ में आप लोगों को चेयरमैन का भी नाम बता देना है। ठीक है, कौन उसका चेयरमैन कौन, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग फटाफट बताते रहेंगे तब जाकर आप लोगों को याद होगा। इसके लिए अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The Asian Development Bank has approved to provide 346 million USD loans for which state to provide better power connection in rural areas? एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है? ठीक है, इसमें पूछा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कौन से स्टेट को
346 मिलियन यूएसडी डॉलर का लोन दिया है। और ये लोन किस लिए दिया गया है? बेहतर बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए, बेहतर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने के लिए। ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि कितने का लोन दिया गया है। तो 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। और ये ऋण ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए दिया गया है। महाराष्ट्र की बात हुई है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे, सीएम हमारे उद्धव ठाकरे हो जाएंगे। कैपिटल जो कि बहुत आसान है, जुबान पे सबके होगी, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के गवर्नर कौन है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला गया है। Who has been appointed as the MD and CEO of पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड? पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज व्यास, ऑप्शन नंबर ए। नीरज व्यास को जो है पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as MD and CEO of भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसमें पूछा है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पराग राजा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पराग राजा को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the first woman MD and CEO of IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस? इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की पहली महिला MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इसमें पूछा है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की पहली महिला MD और CEO होंगी। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा अनामिका रॉय राष्ट्रवार, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, अनामिका रॉय राष्ट्रवार जो है ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की पहली महिला MD होंगी। और इनको अभी हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है। और ये कंपनी की पहली महिला MD और CEO हैं। इफ्को टोक्यो की अगर हम लोग बात करें, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की बात करें, तो ये इफ्को और जापानीज कंपनी टोक्यो मैरीन ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है। और अगर हम लोग बात करें इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर की, कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is the face of RBI's ट्विटर कैंपेन टू अडॉप्ट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट? भुगतान के डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए RBI के ट्विटर अभियान का चेहरा कौन है? अभी RBI ने ट्विटर पर एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसमें RBI ने NEFT, IMPS, UPI, BBPS के माध्यम से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लोगों को अवेयर कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि इस तरीके से भी हम लोग डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए किसका फेस वैल्यू यूज़ किया जा रहा है, उसके लिए कौन सा व्यक्ति का फेस वैल्यू यूज़ किया जा रहा है, उसकी ब्रांडिंग कौन से कर रहा है, उसका एडवर्टीजमेंट वगैरह कौन कर रहा है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी का फेस यूज़ किया जा रहा है इसमें। इन्हीं के माध्यम से ये लोगों को अवेयर कराया जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली जो है ट्रांजेक्शन किया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्युंजय महापात्रा CEO ऑफ सिंडिकेट बैंक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू व्हिच बैंक? सिंडिकेट बैंक के CEO श्री मृत्युंजय महापात्र को किस बैंक के OSD यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है? इसमें पूछा गया है कि मृत्युंजय महापात्रा को किस बैंक का OSD नियुक्त किया गया और करंट में ये सिंडिकेट बैंक के CEO हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, फिलहाल इसका आंसर होगा कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर ए, कैनरा बैंक। मृत्युंजय महापात्रा को कैनरा बैंक का OSD जो है ये अपॉइंट किया गया है। और आंध्रा बैंक के MD जे पैक्रिसेमी, आंध्रा बैंक के MD जे पैक्रिसेमी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का OSD अपॉइंट किया गया है। ठीक है, मृत्युंजय महापात्रा जो करंट में सिंडिकेट बैंक के CEO हैं, इनको कैनरा बैंक का OSD नियुक्त किया गया है। और जे पैक्रिसेमी जो कि करंट में जो है आंध्रा बैंक के MD हैं, इनको जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है OSD नियुक्त किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। विनीत अरोड़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ व्हिच इंश्योरेंस कंपनी? विनीत अरोड़ा को किस बीमा कंपनी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसमें पूछा गया है कि विनीत अरोड़ा को किस बीमा कंपनी का MD और CEO बनाया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? डी, ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का MD और CEO जो है विनीत अरोड़ा को बनाया गया है। और अगर हम लोग बात करें पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा। ध्यान रखना, जो पेटीएम का हेडक्वार्टर है वो पेटीएम ई कॉमर्स वाली कंपनी है, पेटीएम की कई सारी कंपनीज हैं, कई सारी सब्सिडीरीज हैं, तो हमको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, पेटीएम का हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है, पेटीएम का हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है। और पेटीएम पेमेंट बैंक का अगर हम लोग बात करेंगे तो पेटीएम पेमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और पेटीएम का हेडक्वार्टर जो है ये नोएडा में हो जाएगा। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने इस वीडियो में अप्रैल मंथ के जो हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिस्कस किया। ठीक है, और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग अप्रैल मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ मैं। आने वाले वीडियोज़ में अप्रैल मंथ का टॉप 100 करंट अफेयर्स भी आप लोगों को कराया जाएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके साथ साथ में इसी चैनल पर जो है प्लेलिस्ट वगैरह भी बना दी गई है, डीआई की, पजल की, ठीक है, उन सारी चीज़ों को आप लोग जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।